नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल शपथ ले ली। इसके साथ ही गांधी मैदान में एक जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मंत्रालय मिलना भी एक बड़ा पेच है और उसमें कौन सा अच्छा मंत्रालय कौन सा खराब मंत्रालय, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चाएं होती हैं और बड़ी बहस होती है। तो हम बात करेंगे कि किन बड़े नेताओं को, किन बड़े मंत्रियों को बड़ा मंत्रालय मिलेगा और कौन सा मंत्रालय मिलेगा। नीतीश कुमार ने उधर गांधी मैदान में शपथ ली। दूसरी ओर प्रशांत किशोर अपनी करारी हार के बाद गांधी आश्रम में एक दिन का मौन व्रत पे थे। मौन व्रत के साथ ही आज उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने घोषणा किया कि वो अब आने वाले वो अपना बिहार में यात्रा शुरू करेंगे और यात्रा पर निकलेंगे। तो बिहार यात्रा में प्रशांत किशोर एक बार फिर से निकलने वाले हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो ही उन्हीं लोगों से मैं मिलूंगा जो हमको 1000 रुपये देंगे। तो ये सब प्लान क्या है प्रशांत किशोर का, सब पे बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस में चुनाव के बाद भी क्यों रस्साकशी जारी है, कांग्रेस में आपसी मतभेद है। आपने देखा किस तरीके से पप्पू यादव का एक अलग गुट दिखता है, कन्हैया कुमार हो गए, और एक गुट ऐसा भी है जो आरजेडी से अलाइन दिखता है, जो कहीं न कहीं लालू परिवार के करीब दिखता है। तो बात करेंगे सब पर। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर स्वागत है। सर पहला सवाल जो है वो नीतीश कुमार से जुड़ा है। इनके मंत्रालय में जो 26 मंत्री हैं, क्या इन मंत्रियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कई बड़े नाम हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है, जैसे नीतीश मिश्रा हो गए और एक दो नाम हैं। अभी फिलहाल किसको कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, संभावनाएं क्या है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन हाँ, विभागों के बंटवारे को लेकर के चर्चाएं तेज हैं और जो सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार हो सकता है कि हम लोग बात कर रहे हैं और उधर विभागों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि सीएम आवास पर इसको लेकर के बैठक चल रही है। जहां तक आपने पूछा कि क्या विभागों को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 15% तक मंत्री रह सकते हैं, मतलब 36 मंत्री। अगर 243 की विधानसभा है बिहार विधानसभा, तो इसमें 36 मंत्री हो सकते हैं और 36 मंत्रियों की गुंजाइश तो है। तो अभी तो 26 मंत्री ही हैं और 10 मंत्री की और गुंजाइश है, इसलिए इसकी संभावना है। और एक जो जानकारी है मेरे पास कि सुबह सुबह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो सीएम आवास में पहुंचे और वहां उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों के लिए विभागों की लिस्ट सीएम नीतीश को सौंपी। मतलब कि बीजेपी के जिम्मे कौन से विभाग होंगे, जेडीयू कौन सा विभाग रखेगी, इनके अलायंस पार्टनर चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग हो या जीतन मांझी हो, उनके पास कौन से विभाग होंगे। तो बीजेपी ने विभाग के लिस्ट सौंप दी है। और इसके बाद क्या गृह मंत्रालय माना जाए कि नीतीश कुमार फिर से अपने पास ही रखेंगे, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन जो है? अभी तक तो रखते रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि गृह विभाग और सामान्य प्रशासन नीतीश कुमार किन्हीं और मंत्री को या किन्हीं और के जिम्मे देने जा रहे हैं। तो जो मेरी जानकारी है उसमें, हालांकि इस बार गृह विभाग की भी चर्चा थी, जिस तरह से स्पीकर को लेकर के चर्चा हुई कि बीजेपी अपने जिम्मे चाहती है, जेडीयू अपने जिम्मे चाहती है, लेकिन बाद में तो हुआ कि नहीं, ये स्पीकर का पद बीजेपी के जिम्मे ही होगा। तो गृह विभाग को लेकर के भी थोड़ी चर्चाएं थी, लेकिन नीतीश कुमार गृह विभाग और सामान्य प्रशासन दोनों को अपने जिम्मे रखते आए हैं। इस बार भी वो अपने ही जिम्मे रखेंगे और इसके लिए भाजपा बहुत एतराज नहीं करेगी, जैसा मुझे लगता है। नहीं ऐसा, क्योंकि पिछले जब कार्यकाल में हम देखते थे कि कोई भी जब हत्या हो, कुछ मर्डर हो, तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी वगैरह, सम्राट चौधरी कम दिखता था, विजय सिन्हा तो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव दिखते थे और ऐसा लगता था
कि इनके हाथ में पुलिस फोर्स नहीं है, इस चीज़ का इनको दुख है। और वो बोलते थे कि पुलिस सब गड़बड़ कर रही है, उसे हटा देंगे, ये कर देंगे। चुनाव के टाइम तक ये स्थिति थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम है। वो बोल रहे हैं कि ये प्रशासन और ये सारी चीज़ें मेरे खिलाफ काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि पावर जो है, पुलिस का पावर, वो जदयू अपने नियंत्रण में रखती है, और बीजेपी चाहती तो होगी अंदर से कि मिल जाए। स्वाभाविक है। नहीं, एक और बात है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक सवाल उठते रहे हैं। चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन 2005 से डेटा अगर आया है, ठीक है, कोई बड़े नरसंहार नहीं हुए, लेकिन 55,000 हत्याएं हुई हैं। इधर का डेटा आ रहा था कि 8 हत्या रोज हो रही है। तो बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पर घिर जाती थी। जिस जंगल राज पर अटैक कर करके और एनडीए सत्ता में आई, तो जब इनके राज्य में भी अपराध, अपहरण, हत्या, इस तरह की घटनाएं होते रहेंगी, तो स्वाभाविक है कि अपने को बचा नहीं पाएंगे। इसको लेकर के बीजेपी चाहती थी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर या होम डिपार्टमेंट मेरे जिम्मे होता तो हम ज्यादा नियंत्रित कर पाते। नीतीश कुमार जी के बारे में एक ऐसा परसेप्शन है कि अब वो अपने से न नियंत्रित करके चीजों को किन्हीं और के माध्यम से नियंत्रित कराते हैं, लेकिन बीजेपी के जिम्मे जब ये विभाग रहेगा तो हम इसको सीधे सीधे नियंत्रित कर पाएंगे। इसको लेकर के बीजेपी एक दबाव बनाए हुए है। लेकिन जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ये दोनों विभाग, क्योंकि मैंने कहा ना कि वहां पर भी विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सब लोगों के साथ बैठक चल रही है, तो शायद गृह विभाग और सामान्य प्रशासन नीतीश कुमार इसके साथ ही चर्चा चल रहा है कि सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, जल संसाधन, संसदीय कार्य, ऊर्जा योजना विभाग, ग्रामीण विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सब भी चर्चा चल रहा है। भवन निर्माण हो गया, मद्य निषेध उत्पाद हो गया, ये सब भी बताया जा रहा है कि जदयू के पास रह सकता है। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको वित्त एवं वाणिज्य कर, पथ निर्माण जो और सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब तो बड़ा मंत्रालय है, ये सब इधर मिल। अब जाहिर सी बात है, अगर गृह उधर होगा तो बाकी बड़े मंत्रालय इधर मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पिछली बार मंगल पांडे थे तो उनके जिम्मे स्वास्थ्य था, नितिन नवीन थे तो पथ निर्माण विभाग उनके जिम्मे दिया गया था। तो इस तरह से अब सुनील कुमार हैं तो जेडीयू में से शिक्षा उनके जिम्मे था, और शिक्षा मंत्रालय को इन्होंने चलाया भी ठीक से। तो कुछ विभाग इधर भी रहेंगे, अच्छे विभाग। अब ऊर्जा विभाग, विजेंद्र बाबू इनके बड़े पुराने और विश्वस्त चेहरे हैं नीतीश कुमार के लिए, तो ऊर्जा विभाग को बेहतर तरीके से वो देख रहे हैं, तो ऊर्जा विभाग हो सकता है कि जेडीयू अपने पास रखे। तो बिल्कुल आपका वन एवं पर्यावरण पिछली बार नीरज कुमार बबलू के जिम्मे था, फिर बीजेपी के खेमे में वो विभाग दिया जा सकता है। तो इस तरह से विभागों को कुछ विभाग इधर और कुछ इंपॉर्टेंट विभाग बीजेपी के खाते में, इस तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। प्रशांत किशोर मौन व्रत पे थे कल पूरा दिन, मतलब कि ऐसे वो हो सकता है कि गांधी मैदान में एक तरफ नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, उधर गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर मौन व्रत पर हैं। प्रशांत किशोर, इस हार के बाद क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से बिहार को समझा गया और जो वोटिंग पैटर्न जिस तरीके से रहा, वो बताते हैं, हालांकि 3.5% लोगों ने हमारे पर भरोसा जताया है, तो क्या इन सब के बीच में अगर प्रशांत किशोर नई शुरुआत करते हैं और 5 साल और मेहनत करते हैं, और उन सब के बीच में एक चीज शब्द उन्होंने और कहा कि मैं 1,000 रुपए लेना चाहता हूं, और कम से कम 1 करोड़ लोग अगर मुझे 1,000 रुपए दें, यानी 1,000 करोड़ रुपए, तो कम से कम व्यवस्था हो जाएगी 5 साल के लिए। ये एक टेक्निक है चंदा वसूलने का, और उसके बाद 5 साल तक प्रशांत किशोर आगे वाकई में इस दिशा में लड़ेंगे? कैसे आंकते हैं उनको, नया प्लान जो है उनका? नहीं, नया प्लान में जो चीजें आई हैं उसमें प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान करने का ऐलान करता हूँ। मेरे पास एक दिल्ली का फ्लैट है, उसको छोड़ करके मैं सारी चीजों को दान करता हूँ। और इसी की कड़ी में उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से वे नए अभियान की शुरुआत करें। तो ये बात तो उन्होंने कही कि फिर एक नए अभियान, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ हम फिर बिहार में घूमेंगे। तो ये बात तो उन्होंने कही है। और ये मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर जो सरकार दावा कर रही है और दावा में अगर 2-2 लाख रुपया 6 महीने के अंतर्गत सरकार नहीं देती है,
तो फिर मैं इसके खिलाफ भी मजबूत आंदोलन करूंगा। वो जो 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं साल में 1,000 रुपए मांग रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, और कोई अगर इस अभियान से नहीं जुड़ेगा और 1,000 रुपया नहीं देगा तो फिर मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मतलब मिलने के लिए प्रशांत किशोर जी जो हैं, और 1,000 रुपए की, हाँ 1,000 रुपए देना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि अगले 5 साल में जो भी कमाऊंगा उसका 90% पैसा जनसुराज में लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि 20 साल में जो संपत्ति अर्जित की है, दिल्ली वाला घर छोड़कर बाकी सब जनसुराज को दान कर रहा हूं, और जो लोग मदद नहीं करेंगे उनसे भी नहीं मिलेंगे। तो वो प्रशांत किशोर ने 1,000 रुपए की फीस रखी है कि कोई व्यक्ति आ जाता था, हमसे मिल लेता था, बात कर लेता था। शायद इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो 10,000 रुपए की राशि जो खाते में गई महिलाओं को, प्रशांत किशोर जी समझ रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा है, पैसे के बल पर ही हम पार्टी चला सकते हैं, पैसे के बल पर ही लोगों को जोड़ सकते हैं, पैसे के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि वास्तविकता ये लगता है कि उसी पैसे के बल पे ही नीतीश कुमार ने चुनाव जीता। अगर ये पैसा नहीं गया होता तो नीतीश कुमार को मतलब जीत तो नहीं मिलती। यानी कि वो तो कह रहे थे कि 25 सीट का ही मेरा अनुमान था, 25 सीट ही पाते, ये पैसे की वजह से ही हुआ है सब कुछ। देखिए, प्रशांत किशोर जी हो सकता है कि अच्छे रणनीतिकार हों, प्रशांत किशोर जी स्टैटिस्टिक्स के बड़े अच्छे समझदार व्यक्ति हों, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक राजनेता हूं, मैं इससे सहमत नहीं। मैं कई बार इस बात की चर्चा करता हूं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जनरेशनल पॉलिसी स्कीम के तहत उनके भरोसा, उनके विश्वास को जीते। ये साइकिल पोशाक योजना से इनकी यात्रा शुरू होती है। 50% रिजर्वेशन ये देते हैं नगर निकाय पंचायतों में, ये 35% रिजर्वेशन नौकरियों में महिलाओं को देते हैं। महिलाओं के कहने पर ही बिहार जैसा कमजोर राज्य, जिसके रेवेन्यू के बहुत लिमिटेड सोर्स हैं, वहां ये शराबबंदी लागू करते हैं, फिर ये डोमिसाइल नीति लागू करते हैं, और 60,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के जीविका दीदी जैसी योजना 2007 में लॉन्च करते हैं। ठीक है, 2025 में ना उनके लिए महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम से 10,000 रुपए की राशि दी गई, लेकिन 2005 से जो उनके लिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की कंस्टिट्यूएंसी जो नीतीश कुमार के लिए बनी वो 2025 में 10,000 रुपए डाल दिए और बस कंस्टिट्यूएंसी बन गई। अब प्रशांत किशोर जी इसको डिनाई करते हैं, उनका पार्ट है। अब सोचिए ना कि जो लड़कियां 5 या 6 में हाई स्कूल जाती हो, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में साइकिल से, अभी 16 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद उसकी उम्र कितनी होगी? मोटा मोटी 30-32 की हो गई होगी। अब वो 30-32 की लड़कियां या युवती या महिला, क्या वो साइकिल और पोशाक की बदौलत अगर उसने 10th किया, ग्रेजुएशन किया, इंटर की, तो उसका नीतीश कुमार के प्रति एक स्वाभाविक रूप से झुकाव रहेगा कि अगर सरकार की इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं हमारे हिस्से में नहीं चलाई जाती तो आज हम ग्रेजुएट नहीं होते, आज हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं होते। ये 10,000 रुपए की राशि संदेश भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम भी जब गांव के जीवन को 2005 के वक्त जब देखते हैं तो उस वक्त इस बात की लोग चर्चा करते थे कि नज़दीक में बगल में है तो लड़की को भेज दो, 10 कदम की दूरी पर स्कूल है, या कोई पहुंचाने चला जाए, या भाई है तो भाई के साथ चला जाए। कम से कम लड़की साइकिल से जाना शुरू की, घरों से निकलना शुरू की, तो कहीं ना कहीं सिर्फ योजना एक योजना तक ही नहीं है, उसकी वजह से एक विमर्श भी शुरू हुआ कि हाँ लड़कियों को स्कूल तक जाना चाहिए, और पोशाक और साइकिल जब मिल ही रहा है तो लोग, बहुत सारे ऐसे घर हैं, बड़ी संख्या में बड़े घर हैं कि जो 2,500-2,000 का एक साइकिल नहीं बनवाते थे, और वो मोस्टली लड़कियां या तो पैदल जाती थी 4-5 के झुंड में, 6 के झुंड में, या तो फिर एक टाइम के बाद बंद कर देती थी। तो असर तो जाहिर सी बात होगा। नहीं, आप तो फ्लैशबैक में लेके चले गए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर गांव के पास तो कोई हाई स्कूल होता नहीं था, नहीं, हर पंचायत में भी हाई स्कूल नहीं होता था। मतलब कि 2-3 पंचायत मिला के एक हाई स्कूल कहीं होता था, और
एक गांव की लड़कियां दूसरे गांव में, ठीक है वो कुछ दौर भी ऐसा था जो सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता था, लड़कियों की शिक्षा के प्रति भी उनके माता पिता इतने गंभीर नहीं थे, तो गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद उनकी शिक्षा को रोक दी जाती थी। जब साइकिल योजना आई, पोशाक योजना आई, तो लड़कियां कतार में, उस गांव की लड़कियां साइकिल पर बैठ के 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाने लगी। तो नीतीश कुमार ने न केवल साइकिल दी बल्कि साइकिल के साथ साहस भी दिया, और गार्जियन को भी, अभिभावकों को भी एक हिम्मत आई कि अरे 10 गांव की 10 लड़कियां साइकिल पर बैठ करके जाती है, स्कूल का पोशाक ड्रेस मिला हुआ है, हमारी बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, अच्छा करेगी, और फिर स्कॉलरशिप की राशि, 10th पास कर जाओगी फर्स्ट डिवीजन से तो इतनी राशि तुम्हारे खाते में, इंटर कर जाओगी तो इतनी राशि, ग्रेजुएशन कर जाओगी तो इतनी राशि। मैं मानता हूं कि महिला शिक्षा के निर्माण में या महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो महिलाओं का कंस्टिट्यूएंसी आज प्रशांत किशोर जी को दिख रहा है कि वो 10,000 रुपए की राशि डाल दी, और बस वही उसी वजह से नीतीश कुमार के साथ ये महिलाएं कतार में खड़ी हो गई, और ये परिणाम जो है उसी के परिणाम है। महिलाएं जो हैं कास्ट डाइल्यूट कर दे रहे हैं नीतीश कुमार, महिलाएं जातियों में नहीं बट रही है, एक अलग कंस्टिट्यूएंसी है, वो रिलीजन में भी नहीं बट रही है कि वो महिलाएं माइनॉरिटी की महिलाएं हैं या वो महिलाएं मेजॉरिटी की महिलाएं हैं, वो महिला है। अगर नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ उनको मिला है तो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। पुरुष परिवार में कहीं और खड़ा है, महिला नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। इस बात को प्रशांत किशोर जी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, वो बड़े रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी को बेहतर समझते होंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने महिलाओं की एक कंस्टिट्यूएंसी खड़ा की बिहार में, और लगातार उनकी लंबी कतारें उनकी जीत का कारण बनी। ये कहा भी जाता है कि 6% अगर नीतीश कुमार के अपने कास्ट का वोट है तो आप 15% तक उनको ले जाते हैं, उसमें से बाकी 7-8% महिलाओं का ही वोट है जो नया वोट उन्होंने पैदा किया है। और ये फिर चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे फिर पुलिस में बड़ी संख्या में महिलाओं को आगे निकलना। बिहार जहां बार बार जिसके बारे में कहा जाता है कि पिछड़ा स्टेट है, क्राइम स्तर ज़्यादा रहा है, 2005 के पहले का और अंधेर स्थिति थी, सड़कों की स्थिति खराब थी, बाढ़ प्रभावित था, ऐसे स्टेट में महिलाएं पुरुषों की तुलना में जितना ग्रोथ हो, अगर यूपी वगैरह आसपास के भी स्टेट होंगे उसके हिसाब से महिलाएं आगे बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है सरकार का एक प्रयास तो है ही, जिसका असर दिख रहा है उस वोट पर। नहीं, बिहार तो कह रहे हैं कि 53% यहाँ पर पुरुष हैं और 47% महिलाएं हैं, माने अगर दोनों का अनुपात देखेंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो महिलाओं का कैसे बहुत अधिक हो जाता है भाई, पुरुषों की अपेक्षा वोटिंग परसेंट महिलाओं का कैसे अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो महिलाएं सजग हैं, सतर्क हैं अपने वोटिंग राइट्स के प्रति, और ये हिम्मत, ये साहस आया, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। आप जाति की बात करें, नीतीश कुमार की जाति का तो 2.कुछ% वोट है, और ठीक बात है कि 16% वोट इनको आता है, तो वो बाकी वोट किनका आता है भाई? 16% वोट लेकर के ये खड़े रहते हैं, उसमें महिला, इनकी अपनी जाति का वोट और ईबीसी समाज का वोट, ये जिस गठबंधन के साथ भी रहेंगे वो वोट इनके साथ खड़ा रहेगा। तो नीतीश कुमार इस मामले में बड़े सफल हैं, और बड़े ही तरीके से उन्होंने एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी बनाई है जो नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। अगला सवाल कांग्रेस पर है। कांग्रेस के बारे में ये तमाम चर्चा थी और रस्साकसी था जो जारी था, गठबंधन एक तरीके से कहें कि वो फेल ही गठबंधन हुआ, ये आरोप लग ही रहे थे कि अब आप फ्रेंडली फाइट कहीं कर रहे हैं 13 सीटों पर। फिर ये इस बात की हम लोग चर्चा कई बार करते भी थे कि 13 सीटों पर अगर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो उसका असर बाकी और सीटों पर पड़ेगा। इन सब चीज़ों की वजह से जब ये हार हुई और भी जो तमाम चीज़ें होंगी, चाहे फिर कुछ सरकार की योजनाओं से खुश हुए हों लोग, जो भी है, क्या ये आपको लगता है कि कांग्रेस में अभी भी वो लड़ाई अंदर संगठन में कुछ दिक्कत चल रही है, और वो किस वजह से हो सकती है? देखिए, एक तो कि कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा बहुत कमजोर है। 2 प्रदेश अध्यक्ष इनके पहले बने, और समझिए ना कि प्रदेश लेवल पर कोई कमेटी नहीं बनी। ऐसी कोई पार्टी देखें कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए हों और प्रदेश की कमेटी ना बनी हो।
दूसरी चीज, अभी मैं देख रहा था राजेश राम जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, हार गए हैं, 28 लोगों पर शोकॉज नोटिस जारी किए हुए। उसमें एक मेरे भी परिचित है, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सदाकत आश्रम में भी नहीं जाता था, हम कौन सी गलती कर दिए कि हमको भी शोकॉज नोटिस भेज दिए हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस को हराने में आपकी भी भूमिका रही है, बताइए। तो कांग्रेस अंदरूनी कलह से, चूंकि जब संगठन नहीं होता है, कोई सामूहिक निर्णय नहीं होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और मैंने कई लोगों का नाम ऐसा देखा जो कांग्रेस में कभी थे भी नहीं और उनको बुला बुला करके टिकट दे दिया गया, जो वर्षों से कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। तो अंदरूनी कलह तो उभर करके आ गया। पूर्व अध्यक्ष जो अखिलेश सिंह थे, कांग्रेस को लेकर के क्या क्या बयान दिए वो तो सबको सार्वजनिक है, सब लोगों को पता है कि वो क्या क्या बोल गए अपनी पार्टी पर। दूसरी बात, कृष्णा अल्लाबरू के बारे में भी आरोप है कि कहीं न कहीं वो पप्पू यादव से प्रभावित हो गए। कोई कहते हैं कि उनको बिहार की समझ नहीं थी, कैसे उन्होंने किया। अब शकील अहमद जो एक कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, वो केंद्र में भी मंत्री रहे थे, बड़े भारी मन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी में किसी की कोई बात सुनी नहीं जाती है, सारे निर्णय कुछ हो जाते हैं और उसके बाद आप उस निर्णय को सुनिए और बस देखते रहिए। तो ऐसी पार्टी में जहां कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो, जहां विचारों का आदान प्रदान ना हो, जहां न राय ली जाती हो न राय दी जाती हो, फिर वैसी पार्टी में क्या रहा। और लगातार जो इनके कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो इस्तीफा कर रहे हैं कि हमारे हिस्से में तो कुछ आना नहीं है, कोई प्रभारी भेज दिए जाएंगे और बस वो प्रभारी जो हैं वो बैठ करके और टिकट का बंटवारा कर देंगे। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक आंतरिक कलह से जूझ रही है और वहां सब अगर कुछ हम बात हंसमुख करें नहीं, सर कि एक आंतरिक दूसरे कलह पर है आरोप और जो भी चीज़ें हैं संगठन में, एक आखिरी में आपसे मशवरा मतलब कि सवाल ही है कि जैसे पप्पू यादव के बारे में ही बात की जाती है, अगर लगता है राहुल गांधी को या शीर्ष नेतृत्व को ये लगता है कि हम संगठन को एक बार फिर से मजबूत कर सकते हैं, तो क्यों किसी कमजोर या किसी ऐसे इंसान को प्रदेश अध्यक्ष बनाना जो शीर्ष नेतृत्व पे भी डिपेंड करे, लोकल के नेताओं पे डिपेंड करे। आप एक बार पप्पू यादव को ही ट्राई कर लीजिए या किसी मुस्लिम चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, शकील अहमद ही होगा जो भी है, लेकिन एक कोई ऐसा तो बेस बने कि फलानी जाति का वोट अब कांग्रेस का है, इसका मजबूत वोट है और इस पर वो दावा कर सकती है। ऐसी भी एक कमी दिखती है जिसपे लगातार मुझे लगता है 5-7 सालों में भी काम नहीं कर पाई है। दलित का जो दिखा रहे थे कि संविधान का वो दिखाए, किताब लेके चले और राजेश राम, लेकिन दलितों का मोस्टली वोट ट्रांसफर हुआ है एनडीए में और 5-5 अब तो मंत्री भी बना के दिखा दिया उन लोगों ने। ये भी लगा कि भाई कांग्रेस का दलित प्रेम फिर जागा है और जब वो राहुल गांधी की यात्रा शुरू होती है, जगलाल चौधरी जी के पुण्यतिथि में वो आते हैं, हालांकि उनके बेटे को मंच नहीं मिला, वो बाहर टहल रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि अरे भाई देखिए हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, हम ही को नहीं पता। फिर वो चले गए दशरथ मांझी के घर पर, दशरथ मांझी का घर पर घूम करके आए, वहां पता चला कि दशरथ मांझी का घर कांग्रेस ने बनवाई। अब उनके पोते को लग गया कि अरे कांग्रेस तो हमारे बड़े नजदीक है, वो दिल्ली में चले गए और 5-7 दिन टहल वहल करके आए उनको कि हमको टिकट मिल जाएगा, कोई न मिला न बात किया उनसे, फिर वो आकर के गाँव में घूमने लगे। तो भाई कैसा दलित प्रेम है कि जिनकी पुण्यतिथि मनाते हैं उनके पुत्र को नहीं पता है, जिनके दशरथ मांझी को कहते हैं कि दशरथ मांझी बिहार का प्रतीक है, जिसको माउंटेन मैन कहा जाता है, अब उनके पोता को टिकट देना तो छोड़ दीजिए, कोई कांग्रेस का आदमी मिला तक नहीं उनसे। वो आकर के कहने लगे कि भाई मैं तो 5-7 दिन दिल्ली में घूम फिर करके आया, मुझे लगा कि मेरा तो मान सम्मान किया जाएगा, वहां भी कुछ नहीं बात बनी। तो राहुल गांधी पहले स्थिर रहे तब ना। अब वो बिहार आए एसआईआर करने, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आए, सड़क पर घूमे, लगा कि कांग्रेस को संजीवनी मिली और फिर राहुल गांधी फिर बीच में गायब हो गए। तो जब तक राहुल गांधी जी स्थिर नहीं रहेंगे तब तक कांग्रेस के बारे में क्या कहा जा सकता है। चलिए ठीक है कि सर, वो बात कांग्रेस आगे जारी के रखेंगे, समय समाप्त हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर फिर से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं।
नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हैं ये तो पता चल गया, इसका विस्तार कितना और होना है ये भी देखना है, और किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। लगातार बातचीत चल रहा है। इस बीच कांग्रेस अपने संगठन को कैसे मजबूत करेगा इस पर भी विमर्श चल रहा है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, तो संगठन मजबूत होगा तभी अच्छी लड़ाई लड़ पाएंगे। तो मतभेद कहाँ है, इन सब पर हमने बात किया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में देते रहिए, वीडियो लाइक करिए और आगे भी जुड़े रहिए। राग बिहारी देखते रहिए। नमस्कार।